कर देती है। प्रेम के बिना कोई भी आदमी अधूरा रह जाता है, स्त्रियां भी और पुरुष भी, और सारी मनुष्य जाति अधूरी है। उसके भीतर कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पाती। जीवन भर दौड़ के भी प्रेम नहीं मिल पाता। प्रेम नहीं मिल सकता है इस भांति। प्रेम मिलता है समकक्ष से, और जब तक स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं होती तब तक स्त्री से प्रेम नहीं मिल सकता है। और अच्छा होगा कि स्त्रियां ये कह दें कि जब तक हम दासी हैं तब तक हमसे प्रेम लिया जा सकता है, लेकिन हम दे नहीं सकते, और ये उचित होगा। लेकिन पति परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं ये जान के कि पत्नी उनकी दासी, और उन्हें कभी ख्याल नहीं कि जिसको आपने दासी बना लिया उससे मनुष्यता खो गई, वो मनुष्य नहीं रहा। पूरब की हालत है दासियों की, और पश्चिम की हालत और भी बदतर हो गई। पश्चिम की स्त्री और भी खिलवाड़ का साधन हो गई है। जब दिल आए स्त्री को बदला जा सकता है। कोई अमेरिका में 40% तलाक है, और ये तलाक 40% असलियत को जाहिर नहीं करते। कुछ लोग हिम्मतवर नहीं है इसलिए तलाक नहीं दे पाते, लेकिन तलाक का चिंतन दिन रात चलता है। 100 वर्षों के भीतर अमेरिका में शायद 100% तलाक हो जाएंगे। शादी की और शायद पहले से ही तलाक का इंतजाम रखना पड़ेगा। एक स्त्री ने, मैंने सुना है कि 28 पति बदले, और जब उसने 28वां पति बदला तो 7 या 8 दिन बाद पता चला कि ये सज्जन एक बार पहले भी पति रह चुके हैं। इतने जल्दी जल्दी बदला कि कुछ ख्याल में नहीं रहा होगा। एक जिंदगी में 28 पति बदलने पर कहां स्मरण रह जाएगा कि एक आदमी पहले भी एक बार पति रह चुका है। ये तो सारा का सारा जीवन खिलवाड़ हो गया। इस जीवन में न कोई गरिमा रही, न कोई स्थायित्व रहा, इस जीवन में न कोई सौरभ रहा, इस जीवन में न कोई प्रेम रहा, इस जीवन में सिर्फ कामुकता रह गई और कामुकता के उपाय रह गए। पूरब में स्त्री दासी होकर गुलाम हो गई है, उसने अर्थ खो दिया। पश्चिम में वो हाथों का खिलवाड़ हो गई है और अर्थ खो रही है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा या कोई क्रांति होगी और स्त्री की आत्मा प्रकट होगी? स्त्री की आत्मा प्रकट होने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहली बात, स्त्री को दासी नहीं रहना है, और दूसरी बात, स्त्री को पुरुष का खिलवाड़ भी नहीं बनना है। अगर इन 2 बातों से बचा जा सके तो नारी का व्यक्तित्व पैदा हो सकता है, और इन दोनों बातों से बचा जा सकता है। आज मौका आ गया है बचने का, बचने की सुविधा भी है। स्त्री शिक्षित हो रही है, लेकिन शिक्षित होने के साथ स्त्री को सारी दुनिया में एक आंदोलन चलाना चाहिए कि हम पुरुष जैसी शिक्षा लेने को राजी नहीं है। ये शायद आपको ख्याल न हो कि हम जिस तरह की शिक्षा लेते हैं हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे उसी तरह का बन जाता है। शायद आपको ये भी ख्याल न हो कि हम जिस तरह के आदमी बनते हैं उसमें 90% शिक्षा के कारण बनते हैं। कोई 20 साल पहले बंगाल के जंगल में 2 बच्चे पकड़े गए थे जो भेड़ियों ने पाल लिए। उन बच्चों की उम्र 10-12 वर्ष थी। जब वो बच्चे लाए गए तो वो 12 वर्ष के बच्चे आदमी के बच्चे नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि न तो वो 2 पैर से खड़े हो सकते थे, न बोल सकते थे। वो भेड़ियों जैसे 4 हाथ पैर से भागते थे और भेड़ियों जैसा हमला भी करते थे और कच्चा मांस खा जाते थे। फिर अभी उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पहले एक लड़के को पकड़ा गया जिसकी 14 वर्ष उम्र थी, वो भी भेड़ियों ने पाल लिया था। 14 साल का लड़का भी दोनों पैरों से खड़ा नहीं हो सकता था। 6 महीने मसाज कर करके बामुश्किल उन सज्जन को दोनों पैरों पर खड़ा किया जाता, और साल भर मेहनत करने पर एक शब्द बोलना सिखाया जा सकता। उनका नाम रख लिया था राम, तो 1 साल मेहनत करने पर वो राम बोल देते थे। ये उनकी कुल भाषा थी। 14 साल भेड़ियों के पास रहने पर आदमी भेड़िया हो जाता है। तो हम जो आदमी हैं वो आदमी के पास रहने की वजह है। हम जो सीखते हैं, हम जो जिंदगी से सीखते हैं, वही हमें बनाता है। अगर स्त्रियों को पुरुषों जैसी शिक्षा दी गई तो स्त्रियों में पुरुष जैसे भाव प्रकट होने बिल्कुल स्वाभाविक है। पश्चिम में यह होना शुरू हुआ।
पश्चिम की स्त्री का जो लालित्य है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो अपना होना है, वो क्षीण होता चला जा रहा है। पश्चिम की स्त्री का जो व्यक्तित्व है, वो धीरे धीरे पुरुष के जैसा बनता चला जा रहा है। अगर स्त्रियों को कवायद करवाई जाए, घोड़ों पर बिठाया जाए, गणित सिखाया जाए, फिजिक्स सिखाई जाए, तो धीरे धीरे उनके भीतर कुछ सुकुमार तत्व है जो मर जाता है, जो मर ही जाएगा। मैं एक आश्रम में गया था। उस आश्रम में वो लड़कियों को ठीक लड़कों जैसा ही रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनको वैसे ही कपड़े पहनाते हैं, कवायद करवाते हैं, पानी में तैराते हैं, घोड़ों पर बिठाते हैं। मैं एक बात देख के दंग रह गया कि उन लड़कियों के व्यक्तित्व में ठीक लड़कों जैसी पेशियां, मांसपेशियां, ठीक लड़कों जैसी मसल, और एक बड़ा आश्चर्य कि करीब करीब 30% लड़कियों के ओंठों पर बालों का आना, मूछ का आना। अगर ठीक लड़कों जैसी कवायद करवाई जाए तो ठीक लड़कों जैसी ग्रंथियां शरीर की काम करना शुरू कर देती, और लड़कियों का जो व्यक्तित्व है वो विलीन हो जाता है, उसकी जगह लड़कों का व्यक्तित्व आ जाता है। लेकिन पुरुष इससे भी बहुत खुश होता है। आपने सुना होगा ना, हम गीत गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। अगर कोई स्त्री मर्दों जैसा व्यवहार करे तो हम कहते हैं बड़ी शान की बात, और कोई पुरुष अगर स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो कोई नहीं कहता कि बड़ी शान की बात है। स्त्री को मर्द बनाने में बड़ी शान मालूम पड़ती है, लेकिन अगर कोई आदमी स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो लोग कहेंगे छी, वो आदमी नामर्द। उसको कोई नहीं कहेगा कि स्त्रियों जैसा शानदार आदमी, कोई नहीं कहेगा। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, अगर एक स्त्री पुरुषों जैसी होकर शानदार हो जाती है, उसकी मूर्ति बनानी पड़ती है और कवियों को गीत लिखने पड़ते हैं। तो एक पुरुष अगर स्त्रियों जैसा हो जाए तो किसी कवि को गीत लिखने चाहिए, किसी को मूर्ति भी बनानी चाहिए। लेकिन इसमें मामला क्या है? नहीं, इसमें मामला है पुरुष मूल्य है, स्त्री मूल्य नहीं है। स्त्री अस्वीकार योग्य है, पुरुष स्वीकार योग्य है। पुरुष श्रेष्ठ है, स्त्री निकृष्ट है, और इसलिए पुरुष जैसा कोई स्त्री व्यवहार करे तो हम खुश होते हैं। स्त्रियों को पुरुष अपनी शक्ल में डालने की कोशिश में लगा है, क्योंकि स्त्रियां कहती हैं कि हमें तुम्हारे समकक्ष होना है। वो कहता हम तुम्हें समकक्ष बना देंगे, हम तुम्हें ठीक अपने जैसा बना देंगे। पश्चिम के कपड़े आप देखते हैं, स्त्री और पुरुष के कपड़ों में साम्यता आती जा रही है। धीरे धीरे स्त्री के कपड़े विलीन हो रहे हैं, वो पुरुष के कपड़े होते जा रहे हैं। मैंने एक घटना सुनी है कि एक जगह एक टिकट खरीदने के लिए किसी सर्कस का क्यू लगा हुआ। एक आदमी ने सामने खड़े हुए एक सज्जन को पूछा, क्या आप देखते हैं वो नंबर 1 पर जो लड़का खड़ा हुआ है, वो कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए? उन सामने वाले सज्जन ने कहा, महाशय वो लड़का नहीं है, वो मेरी लड़की है। उन्होंने कहा, माफ करिए, हमें पता नहीं था कि आपकी लड़की है। तो आप उसके बाप हैं? उन सज्जन ने कहा, माफ करिए, आप समझे नहीं, मैं उसकी मां हूं। ठीक पुरुषों जैसे कपड़े, पुरुषों जैसा व्यक्तित्व, उनके पुरुषों जैसे बाल, हम स्त्रियों को पुरुषों की कार्बन कॉपी बना के उनको आत्मा नहीं दे सकते। स्त्री का अपना साइक है, उसका अपना चित्त है, उसका अपना मानस है। वो मानस बहुत भिन्न है, वो पुरुष से बहुत भिन्न है। पुरुष के मानस के मूल सूत्र, आर्कटाइप अलग है, स्त्री के मानस के मूल सूत्र अलग है। स्त्री के सोचने का ढंग अलग है, स्त्री के जीने का ढंग भी अलग है, स्त्री के चित्त के काम करने की प्रक्रिया भी अलग है, स्त्री का सारा व्यक्तित्व अलग है, और उस अलग व्यक्तित्व के लिए अलग तरह की शिक्षा, अलग तरह का प्रशिक्षण, उस स्त्री की आत्मा प्रकट हो सके, उसके लिए सब कुछ अलग तरह का चाहिए। हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी चीजें कितना प्रभावित करती हैं। आपको क्या ख्याल नहीं होगा, अगर आप चुस्त कपड़े पहने हुए हैं और अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आप 2-2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2-2 सीढ़ियां सिर्फ चुस्त कपड़े पहनने की वजह से चढ़ रहे हैं आप। अगर ढीले कपड़े पहने हुए तो आप 2-2 सीढ़ियां कभी एक साथ नहीं चढ़ेंगे, आप आहिस्ता से चढ़ेंगे।
वो कपड़े आपको चुस्ती भी ला सकते हैं, शिथिलता भी ला सकते हैं। कैसे कपड़े आप पहनते हैं, पीछे पूरा व्यक्तित्व उससे निर्मित होता है। आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ निर्मित होता है। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था हेराक्लितु। वो एक बार उसने सबसे पहले एवरेज का सिद्धांत खोज लिया। उसी ने सबसे पहले पता लगाया था औसत के सिद्धांत का। वो अपनी पत्नी को लेकर पिकनिक पर गया हुआ, बीच में एक छोटा नाला पड़ता था। हेराक्लितु के 5-6 बच्चे थे, पत्नी थी। वो नाले पे से गुजरने लगे तो पत्नी ने कहा कि जरा देख लो, एक एक बच्चे को संभाल के निकाल दो। हेराक्लितु ने कहा रुक जा, बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं, मैं बच्चों की औसत ऊंचाई और नाले की औसत गहराई नाप लेता हूं। हेराक्लितु ने बच्चों को नाप लिया, गहराई नाप ली। कोई बच्चा बड़ा था, कोई छोटा था, कहीं नाला गहरा था, कहीं उथला था। औसत बच्चों की ऊंचाई औसत गहराई से ज्यादा थी। गणित में मामला हल हो गया। हेराक्लितु ने कहा बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई बच्चा कभी नहीं डूब सकता। औसत बच्चे औसत गहराई से ऊंचे हैं। गणितज्ञ और अर्थशास्त्री इसी तरह सोचते हैं, सारा मुल्क डूब जाए वो अपना औसत लगाते रहते, औसत सब ठीक है। हेराक्लितु आगे चल पड़ा, बच्चे बीच में चले, पत्नी पीछे चली। पत्नी को गणित पे भरोसा नहीं हो रहा था। स्त्रियों को गणित पे कभी भी भरोसा नहीं होता, वो भी नहीं सकता। उनका चित्त गणित की तरह काम नहीं करता। वो डरी हुई थी, अपने बच्चों को संभाले थी। आखिर एक बच्चा डुबकियां खाने लगा। वो चिल्लाई हेराक्लितु को कि बच्चा डूब रहा है, लेकिन हेराक्लितु को बच्चा डूबना नहीं दिखाई पड़ा। हेराक्लितु भागा नदी के किनारे, जहां रेत पर उसने हिसाब किया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हिसाब में क्या कोई गलती रह गई? हेराक्लितु भागा उस किनारे पर। पत्नी ने किसी तरह बच्चे को बचाया और कहा कि तुम पागल हो, हिसाब पीछे देख लेते, बच्चे को पहले बचाना जरूरी था। लेकिन पुरुष को गणित ज्यादा अर्थपूर्ण है, हृदय उतना अर्थपूर्ण नहीं। ये जो दुनिया बनाई है पुरुष ने बनाई है, इसलिए इस दुनिया में हृदय बहुत कम है, गणित बहुत ज्यादा है। इसमें गणित ही गणित है। इसलिए पुरुष ने जो दुनिया बनाई है उसमें मिलिट्री में आदमियों के नाम नहीं होते, उसमें अंक होते हैं, नंबर होते हैं, 11 नंबर। अब कोई आदमी 11 नंबर होता है? आदमी मर गया, वो आदमी किसी का बाप था, वो आदमी किसी का पति था, वो आदमी किसी का बेटा था, वो आदमी किसी का भाई था, वो आदमी किसी का दोस्त था। मिलिट्री में खबर देते हैं वो 11 नंबर गिर गया। 11 नंबर न किसी का बाप होता, 11 नंबर न किसी का बेटा होता, 11 नंबर न किसी का पति होता। 11 नंबर सिर्फ नंबर है, नंबरों के कहीं पति और पत्नियां हुए। वो 11 नंबर गिर गया, अखबार में खबर आती 11 नंबर गिर गया मिलिट्री के। कुछ भी नहीं छूटा कहीं, नंबर के गिरने से कहीं कुछ बनता नहीं करता। ये पुरुष की दुनिया है जिसने गणित से सारा हिसाब लगा रखा है। इस दुनिया में स्त्री का कोई हाथ नहीं, अन्यथा ये दुनिया बहुत दूसरी तरह की होती है। यहाँ गणित कम महत्वपूर्ण होता है, हृदय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ गणित का हिसाब कम होता, प्रेम का हिसाब ज्यादा होता। लेकिन वो नहीं हो सका है क्योंकि स्त्री के पास कोई आत्मा नहीं है, इसलिए स्त्री का कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है इस संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए। और ये आदमी की बनाई हुई गणित की संस्कृति मरने के करीब पहुंच गई है। अगर इस संस्कृति को बचाना है तो स्त्री को व्यक्तित्व देना जरूरी है, और स्त्री को व्यक्तित्व देने का अर्थ है उसे पुरुष जैसा नहीं, स्त्री के ही अनुकूल क्या उचित हो सकता है। उसकी शिक्षा, उसका प्रशिक्षण, उसके व्यक्तित्व का सारा से सारा उसका ही ढंग, ताकि एक नारी उपलब्ध हो सके। और वो नारी अगर उपलब्ध हो सकती है तो हम मनुष्य जाति के जीवन में बहुत आनंद जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो नारी न मालूम कितने अर्थों में जीवन का केंद्र। जोड़ ने लिखी है एक किताब, और उस किताब में उसने लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ तो पश्चिम में होम्स थे, घर थे, और अब जब मैं मरने के करीब हूं तो पश्चिम में सिर्फ हाउसेज रह गए हैं, होम बिल्कुल नहीं, सिर्फ मकान रह गए, घर कोई भी नहीं। किसी ने जोड़ को पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है, होम और हाउस में फर्क क्या करते हो? जोड़ ने कहा कि जिस हाउस में एक नारी होती है उसको मैं होम कहता हूँ, और जिस हाउस में नारी नहीं होती वो होटल हो जाता, मकान हो जाता। और पश्चिम में नारी खो गई, पूरब में है ही नहीं। ये मत सोच रहे हैं कि यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, दासियों से घर नहीं बनते। लेकिन क्या किया जाए? 2-3 संक्षिप्त बातें और मैं अपनी बात पूरी करूंगा। पहली बात, नारी को पुरुष से पृथक व्यक्तित्व उपलब्ध करना है। न उसे पुरुष का गुलाम रहना है और न पुरुष का अनुकरण करना है।
नारी को अपने व्यक्तित्व की खोज करनी है और उसे स्पष्ट ये घोषणा कर देनी है कि हम स्त्री हैं और स्त्री ही रहेंगे और स्त्री ही होना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रहे हम जो होने को पैदा हुए हैं जब वही हो जाते हैं तभी हम आनंदित होते हैं। हम अन्यथा कुछ भी हो जाए हम कभी आनंदित नहीं होते हैं। गुलाब का फूल खिल जाए और गुलाब बन जाए तो आनंदित होता है। घास का फूल खिल जाए और फूल बन जाए तो आनंदित होता है। घास का फूल गुलाब बनने की कोशिश करने लगे कि फिर मुश्किल शुरू हो गई, फिर कभी आनंद नहीं होगा। नारी को नारी ही होना है और नारी को अपने व्यक्तित्व का सम्मान सीखना चाहिए, उसे अपने व्यक्तित्व का सत्कार सीखना चाहिए और उसके व्यक्तित्व को चोट करने वाले जितने गिरोह हैं, चाहे वो साधुओं के चाहे संतों के, उन सारे गिरोहों के खिलाफ नारी को बुनियादी रूप से खड़ा हो जाना चाहिए। नारी जब तक खड़ी नहीं हो जाती तब तक उन गिरोहों की साजिश जारी रहेगी। और दूसरी बात, अब नारी शिक्षित हो रही है, उसे अपनी पृथक अपने योग्य शिक्षा की मांग करनी चाहिए, ठीक पुरुष जैसी शिक्षा की नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग पढ़ें, एक ही जगह रहें, एक ही साथ, एक ही हॉस्टल में लड़के और लड़कियां रहने चाहिए, क्योंकि लड़कियां और लड़कों के बीच कोई दुश्मनी और दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। वे साथ रहें, लेकिन पुरुष पुरुष बने, स्त्री स्त्री बने और एक ही संस्था में एक ही जगह उनके अपने व्यक्तित्व को पाने की व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए। और ध्यान रखना जरूरी है कि पुरुष ने जो सभ्यता विकसित की है वो एकदम तर्क की, गणित की, यंत्र की व्यवस्था है। उसमें हार्दिक कुछ भी नहीं है, उसमें हार्दिक है ही नहीं। उस हार्दिक दान को लाने के लिए स्त्री को बहुत मेहनत करनी कि वो हृदय भी दे सके इस संस्कृति को। नहीं तो पुरुष एटम बनाएगा, हाइड्रोजन बम बनाएगा और सुपर बम बनाएगा और पुरुष बनाता चला जा रहा है और उसकी समझ के बाहर हो गया कि अब क्या करें, और वो इनको बनाता चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो सारी मनुष्य जाति को खत्म कर ले। अगर स्त्री ने हृदय नहीं दिया संस्कृति को तो ये संस्कृति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। पुरुष उसे आखिरी चरम सीमा पर ले आया जहां वो खत्म होने के करीब। आइंस्टीन को किसी ने पूछा था मरने के कोई 8 दिन पहले, क्या आप बता सकते हैं कि तीसरे महायुद्ध में क्या होगा? आइंस्टीन ने कहा तीसरे की बात ही मत करो, बताना बहुत मुश्किल है, आदमी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन चौथे के बाबत में कुछ बता सकता हूँ। वो लोग बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा जब तीसरे के बाबत नहीं बता सकते, चौथे के बाबत क्या बता सकते हैं? आइंस्टीन ने कहा एक बात पक्की है, चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे के बाद आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। आदमी अंतिम जगह आ गया है, पुरुष की सभ्यता कगार पर आ गई। स्त्री का मुक्त होना जरूरी है, स्त्री के जीवन में क्रांति होनी जरूरी है, ताकि स्त्री स्वयं को भी बचा सके और मनुष्य की पूरी सभ्यता को भी बचा सके। ये स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दायित्व है जो स्त्री के ऊपर कभी भी नहीं था। अगर स्त्री अपने पूरी हार्दिकता, अपने पूरे प्रेम, अपने पूरे संगीत, अपने पूरे काव्य, अपने व्यक्तित्व के पूरे फूलों को लेकर जगत पर छा जाए तो युद्ध आज बंद हो सकते हैं, लेकिन पुरुष जब तक हावी है दुनिया पर तब तक युद्ध बंद नहीं हो सकते। वो पुरुष के भीतर युद्ध छिपा हुआ है। लेकिन स्त्रियां भी अजीब है, पुरुष युद्ध करते हैं, वो टीके लगा के उनको युद्धों में भेजती है। शायद स्त्रियों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है, वो पुरुष के हाथ में सब तरह खिलौना है। पाकिस्तान की मां अपने बेटे को तिलक करती है कि जाओ और हिंदुस्तान के बेटे की हत्या करो, और हिंदुस्तान की मां अपने बेटे पे तिलक करती है और कहती है कि जाओ पाकिस्तान के बेटे की हत्या करो, और दोनों को ख्याल नहीं आता कि दोनों बेटे किसी मां के बेटे होंगे। अगर दुनिया की स्त्रियां ये तय कर लें कि कल से युद्ध नहीं होने देना है तो कैसे युद्ध हो सकता है? युद्ध असंभव है, लेकिन स्त्रियों को पता ही नहीं। और स्त्रियों को ये भी पता नहीं कि पुरुष के दिमाग से युद्ध का मिटना बहुत मुश्किल है। पुरुष के दिमाग में एक तनाव है और उस तनाव के बहुत गहरे कारण हैं। उसके कारण बायोलॉजिकल है, उसके कारण जैविक है, उसके कारण बहुत गहरे हैं, उनका पता लगना मुश्किल है। थोड़ा सा एक कारण आपको जरूर कहना चाहूंगा ताकि बुनियादी बात ख्याल में आ जाए। मां के पेट में जैसे ही बच्चा निर्मित होता है तो 24 सेल मां से मिलते हैं और 24 सेल पिता से मिलते हैं।
पिता के सेल्स में दो तरह के सेल होते हैं, एक में 24 सेल होते हैं और एक में 23 सेल होते हैं। अगर 23 सेल वाला अणु मां के 24 सेल वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। पुरुष के हिस्से में 47 सेल होते हैं और स्त्री के हिस्से में 48 सेल होते हैं। स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो सिमेट्रिकल है, पहली ही अनुवाद, पहली ही बुनियाद से उसके दोनों तत्व बराबर हैं, 24-24। बायोलॉजी कहती है कि स्त्री में जो सुघरता, जो सौंदर्य, जो अनुपात, जो प्रोपोर्शन है वो उन 24-24 के समान अनुपात होने के कारण है। और पुरुष में एक इनर टेंशन है, उसमें एक तरफ 24 अणु है, दूसरी तरफ 23 अणु है, उसका तराजू थोड़ा नीचा ऊपर है। उसके भीतर एक बेचैनी है, वो बेचैनी जिंदगी भर उसको बेचैन रखती है और तनाव से भरा रखती है। वो कुछ न कुछ उपद्रव करने में जारी लगा रहता है, वो कुछ न कुछ करता ही रहेगा। पुरुष के भीतर बायोलॉजिकल टेंशन है और उस टेंशन की वजह से पुरुष युद्ध से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो किसी न किसी तरह के युद्ध जारी रखेगा। अगर हाथ पैर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो विवाद से लड़ेगा, लेकिन कुछ जारी रहेगा। अगर पुरुष के हाथ में ही सभ्यता है पूरी की पूरी, तो दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते, हिंसा बंद नहीं हो सकती। पुरुषों में भी कुछ लोगों ने हिंसा के बंद करने की बात की, जैसे बुद्ध ने, जैसे महावीर ने, जैसे गांधी ने। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जर्मनी के एक विचारक फ्रेडरिक नीत्शे ने क्या कहा है। नीत्शे ने कहा है कि बुद्ध और जीसस स्त्रीण मालूम होते हैं, ये पुरुष नहीं मालूम होते। और वो बात ठीक कह रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि पुरुष में तो लड़ना बुनियादी है। उसकी बात थोड़ी दूर तक ठीक है, वो ठीक कह रहा है। और हो सकता है कि बुद्ध और जीसस में व्यक्तित्व में इतना समानुपात है कि उनका व्यक्तित्व करीब करीब स्त्रियों के व्यक्तित्व के करीब आ गया हो। गांधी को तो किसी ने लिखा है कि वो मेरी माँ है, अब लिख सकते हैं गांधी माई मदर, किसी ने किताब लिखी है, लिख सकते हैं। गांधी में भी वो व्यक्तित्व स्त्री के करीब आ गया है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि आज तक दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, उन महापुरुषों का व्यक्तित्व धीरे धीरे स्त्री के करीब आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो हार्दिक होते हैं वो स्त्री के करीब आने लगते हैं। ये भी जान के आपको हैरानी होगी कि महावीर या बुद्ध या राम और कृष्ण को आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी। आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है? कभी आपने सोची ये बात? उसके पीछे कारण है, मूर्तिकार ने बहुत सोच के ये बात निर्मित की है। उनका सारा व्यक्तित्व स्त्री के इतने करीब आ गया होगा कि दाढ़ी मूछ बनानी उचित नहीं मालूम पड़ी होगा, उसे अलग कर देना उचित मालूम पड़ा होगा। व्यक्तित्व इतना समानुपात हो गया होगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। एक क्रांति की जरूरत है सारे जगत में, और सबसे बड़ी क्रांति की वो क्रांति ना आर्थिक है, वो न क्रांति राजनीतिक है, वो क्रांति है सेक्सुअल रेवोल्यूशन। वो है ये जो मनुष्य के काम संबंध है और ये जो मनुष्य के काम केंद्र है, स्त्री और पुरुष, इनके बीच, इनके संबंधों, अंतर संबंधों में एक क्रांति। स्त्री को पुरुष के बराबर, लेकिन पुरुष जैसा नहीं, पुरुष के समान लेकिन पुरुष के जैसा नहीं, पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष होने जैसा नहीं, ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी शिक्षा जो उसके स्त्रीण को, उसके स्त्रीत्व को विकसित करे, उसे नारी बनाए, और नारी की अपनी एक आत्मा, संबंधों से अलग उसकी अपनी एक हैसियत, और ये हैसियत उसे तभी मिलेगी जब वो धर्मों के पुराने जाल को तोड़े और पश्चिम के भोग के नए जाल को तोड़े और एक नई दिशा में श्रम करे, और उस दिशा में वो न दासी बनने को तैयार हो, न पुरुष के अनुचर बनने को तैयार हो। अगर इन दो कुएं और खाई से स्त्री बच सकती है तो नारी के जगत में एक क्रांति सुनिश्चित हो सकती है, और ये क्रांति हो तो मनुष्य का बड़ा सौभाग्य होगा। इसके द्वारा पूरी सभ्यता भी बच सकती है, पूरी सभ्यता हार्दिक हो सकती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। जरूरी नहीं कि मेरी बातें सब ठीक हों, गलत हो सकती हैं, इसलिए सोचना मेरी बातों पर। हो सकता है कोई बात सोचने से ठीक मालूम पड़े, और अगर ठीक मालूम पड़े तो ये दायित्व हो जाएगा तो ठीक के अनुसार थोड़े प्रयोग करना। नारी को अपने जीवन में न तो भोग बनाना, न नारी को अपने जीवन में दासी बनाना। अगर पुरुष हैं आप, और अगर आप नारी हैं, तो दासी बनने को राजी मत होना और पुरुष का अनुकरण मत करना।
एक आग चाहिए जो बदल दे जिंदगी के पुराने सारे ढांचे को, तो हम एक नए मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।